नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, देखा जाए कि आज 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्य हैं, तीनों राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं। वैसे इनको सेवन सिस्टर्स स्टेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। बात करते हैं कि इनका जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आप देख रहे हैं 21 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन भारत के अंदर इनको कब शामिल किया गया इसके बारे में भी करते हैं विस्तार से चर्चा। आप ये मैप देख रहे हैं, मैप के अंदर आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा और साथ में मणिपुर, दो ऐसे राज्य जो पहले स्वतंत्र थे और जिस प्रकार देशी रियासतों का विलय कर दिया गया था, उसी तर्ज पर इन दोनों का भी विलय किया गया 1949 में। 1949 में इनका भारत के अंदर विलय कर दिया गया। बात हो रही है किसकी? मणिपुर और त्रिपुरा की। दोनों ऐसे राज्य थे जो पहले स्वतंत्र थे और उसके बाद में 1949 के अंदर इन दोनों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। उसके बाद में इनका जो दर्जा था वो क्या था? इनका दर्जा था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश थे और इनको 1949 के अंदर शामिल किया गया था। बात हो रही है त्रिपुरा और मणिपुर की। अब बात करते हैं मेघालय की, क्योंकि मेघालय का जो आप देख रहे हैं कि स्थापना दिवस है वो भी 21 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो मेघालय पहले हुआ करता था असम के अंदर, असम का ही भूभाग हुआ करता था और 20 अप्रैल 1970 को ये असम से अलग होकर के और एक स्वायत्त राज्य इसका गठन किया गया। कब? 20 अप्रैल 1970 को। बात किसकी हो रही है? मेघालय की, जो किससे कट करके हुआ था? असम से हुआ था। अब बात करते हैं 1971 पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम, गठन अधिनियम, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य थे उनके जो ऐसे कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इनको 1972 में अधिनियम आता है, याद करिएगा, अधिनियम आता है 1971 के अंदर, पूर्वोत्तर राज्य गठन अधिनियम, जो कब आया? 1971 में। और 1972 दिनांक 21 जनवरी 1972 को भारत के अंदर 3 राज्यों को विधिवत मिला लिया गया। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। बात करते हैं त्रिपुरा और मणिपुर की। दोनों ऐसे राज्य जो 1949 को भारत के अंदर शामिल होते हैं और इनको जो दर्जा दिया जाता है वो दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश का। और उसके बाद में 1971 का युद्ध, भारत पाक युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध, और इस युद्ध के खत्म होने के बाद में इन 3 राज्यों को भारत के अंदर विधिवत रूप से शामिल कर दिया जाता है। तो आप इस 7 सिस्टर का जो आप मैप देख रहे हैं उसके अंदर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे राज्य जिनको 21 जनवरी 1972 के अंदर भारत के अंदर शामिल कर लिया गया और यही उनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न के साथ में। देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले आप ग्लांस के थ्रू देख सकते हैं कि जनवरी माह के जितने भी जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाने वाले सवालों में से एक है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और इसकी पृष्ठभूमि के, जब भी मैं किसी भी दिवस का उल्लेख करता हूं तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमेशा बताता हूं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रहती है, क्या रही है। और इसी के संदर्भ के अंदर आज जो मेघालय, मणिपुर, जो त्रिपुरा का जो दिवस मनाया जा रहा है इसकी बैकग्राउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो आप इस ग्लांस के माध्यम से देख सकते हैं कि इस माह के जितने भी जो इंपॉर्टेंट दिवस है इनको भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत आज के दिवस के पहले प्रश्न के साथ में। देखते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा राज्य है? तो आंसर हो रहा है इसका कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर अभी जो है ये छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी यहां पे खेला जा रहा है और इसके अंदर लगभग 20 ऐसी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं जिसके अंदर खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। और इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 2018 में।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत होती है 2018 में, और पहले इसको बोला जाता था स्कूल गेम्स खेलो इंडिया, ये इसका पुराना नाम था। और 2019 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका नाम कर दिया गया। बात करते हैं कि पहला, यह कह सकते हैं इसका जो 5वां संस्करण था उसके अंदर सबसे ज्यादा पदक विजेता राज्य कौन सा बना था? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। उसके बाद में कौन सा जीता था? महाराष्ट्र के बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश। ऐसे राज्य थे जो शीर्ष राज्य थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पदक प्राप्त करे थे। लेकिन 2024 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन कहा किया जा रहा है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आप देख रहे हैं कि 19 से लेकर के 31 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी उद्घाटन जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, और आप पीछे खड़े देख रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री भी हैं। अब देख रहे हैं इसके केवल कुल 26 खेल विधाओं के अंदर प्रतिभागी इसके अंदर क्या लेंगे? भाग लेने वाले हैं। और लगभग यह कह सकते हैं 5500 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 26 प्रकार के जो गेम्स खेले जाएंगे उसके अंदर क्या लेने वाले हैं? भाग लेने वाले हैं। शुभंकर जो है इसका वीरामंगाई होगा, और इसका कौन सा संस्करण है? ये 6ठा संस्करण है। 2018 में इसकी शुरुआत हो जाती है, 2019 के अंदर इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो जाता है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले इसका नाम हुआ करता था कौन सा? खेलो इंडिया से पहले तो हुआ करता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका नाम हुआ करता था। सवाल पूछा जा सकता है। 2022 के अंदर ये इसका जो आयोजन किया गया था वो एमपी के अंदर किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था, और सबसे ज्यादा पदक लेने वाला जो राज्य था उस राज्य का नाम कौन सा था? महाराष्ट्र था, हरियाणा था और मध्य प्रदेश। ये ऐसे तीनों राज्य थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सर्वोच्च, सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पर रहने वाले ये राज्य थे खेल पदकों के हिसाब से। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किसके द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने का अपने पास में क्या लिया? इसने लिया है, अभी एमओयू किया है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 5 साल के लिए आईपीएल का जो टाइटल है, जिसके अंदर कौन सी कंपनी अपना नाम लिखाएगी उस टी शर्ट्स पे, या जितने भी जो स्पॉन्सर होते हैं उसके अंदर अपना क्या करेगी? वहां पे एडवर्टीजमेंट करने वाली है। आंसर इसका क्या हो रहा है? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने 2028 तक 5 साल की स्पॉन्सरशिप अपने नाम ली है इसने। इसके अंदर वो लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, और 500 करोड़ रुपए हर साल के हिसाब से इसमें क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि अगले 5 वर्षों तक आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप है वो किस कंपनी ने खरीदी है? आंसर हो जाएगा इसका सर टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप 1868 में इसकी स्थापना होती है, और जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी करी गई थी शुरुआत। और विभिन्न सेक्टर्स के अंदर टाटा एक जाना पहचाना नाम, और वैसे देखा जाए कि भरोसे का प्रतीक अगर सबसे बड़ी कोई कंपनी है भारतीय तो उसका नाम कौन सा जाता है? टाटा। चाहे बात करें एयर इंडिया, जिसका हाल ही के अंदर स्वामित्व किसने ले लिया है? टाटा ग्रुप ने ले लिया है। अभी हाल ही के अंदर कल हमने जो सेशन करा था उस सेशन के अंदर हमने जाना था कि आईटी सेक्टर के अंदर सबसे टॉप मोस्ट वर्ल्ड की 2nd नंबर कंपनी कौन बनी है? टाटा की टीसीएल, टाटा कंसल्टेंसी आईटी सेक्टर की कंपनी है। उसको वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो नंबर 2 का खिताब इसको क्या किया गया? नवाजा गया है। वैसे टाटा जो है वो सीएसआर के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं उनके अंदर क्या रहता है? ये सबसे ज्यादा योगदान देता रहता है। और यही जो है अभी आईपीएल जो टाइटल स्पॉन्सरशिप जो हासिल करी है वो किसने करी है? टाटा ग्रुप ने करी है। अब बात कर लेते हैं किसकी? आईपीएल की। आईपीएल शुरुआत इसकी 2008 में, और पहला खिताब जीता है कौन ने? आरआर। 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली जो टीम है उसके अंदर मुंबई इंडियंस और साथ में चेन्नई सुपर किंग्स, ये दोनों ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 5-5 खिताब अपने नाम किए हैं। इस बार का आईपीएल क्यों चर्चाओं में वजह और ज्यादा बना हुआ है, इसके बारे में भी कुछ कर लेते हैं और चर्चा। 24.75 करोड़ मिचेल स्टॉक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जिनको आईपीएल के इतिहास के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे खरीदा गया, और राशि कितनी है? 24.75 करोड़। ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं और इनको 24.75 करोड़ रुपए में क्या करा है? खरीदा गया है। इसके अलावा 20.05 करोड़ रुपए में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन
कैप्टन गेंदबाज 2023 का जो विश्व कप विजेता बना था, उनकी जो कप्तानी थी वो किसने करी थी? पैट कमिंस ने करी थी। उनको भी 20.05 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ये भी दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी। चलिए, तो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर होने वाला है वो तो टाटा ग्रुप होने वाला है। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं, देख लेते हैं कि टाटा ग्रुप ने 2028 तक आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप को अपने नाम किया है और 500 करोड़ रुपए हर साल के नाम से वो खर्च करने वाला है। टोटल जो राशि होने वाली है 2500 करोड़ के आसपास होने वाली है। पिछले 2 सालों में 670 करोड़ रुपए इन्होंने चुका भी दिए हैं। अब बात करते हैं कि आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी बिकने वाला नाम क्या हो जाएगा इनका? मिचेल स्टोक 24.75 करोड़ के अलावा। आईपीएल अभी 2024 का जो होने वाला है वो होने वाला है मार्च से लेकर के मई के मध्य चलेगा और दिनांक होगी 29 मार्च से लेकर के 26 मई 2024 को, जिसके अंदर भारत के विभिन्न शहरों के अंदर ये जो खेल है वो खेला जाएगा और दर्शकों का रोमांच बढ़ चढ़ करके बोलता है। अब बात करते हैं 1868 टाटा ग्रुप की होती है। स्थापना संस्थापक है इनके जमशेदजी टाटा और हाल ही के अंदर टाटा ग्रुप, जिसकी कंपनी कौन सी है? टीसीएस कंपनी को वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा किसको मिला है? टीसीएस को मिला है। यह भी आज प्रश्न के माध्यम से आप जान रहे हैं। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस देश में मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग करी है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? जापान। ये 2023 के अंदर इसको प्रक्षेपित किया गया था और अभी ये चांद पर पहुंच गया है और विश्व का ये बन गया है 5वां देश। तो इससे पहले जो 4 देश हैं वो कौन से बने थे? तो देखते हैं, बात करते हैं। अमेरिका, चीन, रूस और अब भारत भी, और उसके बाद में जापान। जापान की स्पेस की जो कंपनी है, या कह सकते हैं जो स्पेस का जो है, क्या बोला जाता था उसको? जाक्सा स्पेस एजेंसी है और उसके माध्यम से इसको क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्टिकल 8, हाल ही के अंदर ऑप्टिकल 8 भी चर्चाओं में बना हुआ था। जापान के द्वारा छोड़ा गया एक ऐसा उपग्रह है जो किसके लिए विशेष था? जासूसी के लिए हाल ही के अंदर छोड़ा गया उपग्रह कौन सा? ऑप्टिकल 8। ये भी किसने छोड़ा है? ये भी जापान ने छोड़ा है। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत ने भी अभी दक्षिणी ध्रुव के अंदर जो है वो आसान सी लैंडिंग करवा दी। मून के अंदर दुनिया का पहला सा देश बना जिसने दक्षिणी ध्रुव के अंदर क्या कराई थी? लैंडिंग कराई थी। एक्सपोसैट आकाशगंगा का विवरण तथा अनुसंधान करने वाला भारत का एक पहला सैटेलाइट जो हाल ही के अंदर प्रक्षेपित किया गया। इससे पहले ये कारनामा कौन दूसरा देश कर चुका है? आंसर होगा इसका अमेरिका। अमेरिका के बाद में भारत एक ऐसा देश है जिसने एक्सपोसैट अभी क्या किया? प्रक्षेपित किया। और आकाशगंगा का विशेष विवरण करने वाला राष्ट्र कौन बना है? भारत बना है। और वर्ल्ड का नंबर दूसरे देश का कौन सा राज्य बना है? वो राष्ट्र बना है भारत। तो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर होने वाला कि मून मिशन स्नाइपर कौन सा बना है? विश्व का 5वां देश बना है। और कौन सा देश है ये? जापान। जापान की जो स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा इसका नाम। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जापान चांद पर सफलतापूर्वक स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला 5वां देश बनता है। कौन सा? जापान। इससे पहले कारनामा करने वाले देशों की बात करें तो भारत है, अमेरिका है, रूस है और चीन है। स्पेस क्राफ्ट सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। और हाल ही के अंदर ऑप्टिकल 8 जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एक जासूसी उपग्रह है, यह भी जापान के द्वारा ही भेजा गया एक उपग्रह। अब बात करते हैं कि जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा अगर परमाणु संयंत्र जो पहले सुनामी की वजह से लीक हो गया था वो कहां का था? वो जापान का था। और हाल ही में उसको क्या कर दिया गया है? वापिस उसको रेनोवेशन करके, उसकी मरम्मत करके और उसको दोबारा क्या कर दिया गया? चालू कर दिया गया है। तो ये भी आपने हाल ही के अंदर चर्चाओं में बना हुआ था। अब बात करते हैं इसरो की बात करते हैं तो एक्सपोसैट कौन किसके लिए था? ब्लैक होल, आकाशगंगा, न्यूट्रॉन स्टार और सक्रिय आकाशगंगाओं के लिए अध्ययन के लिए एक्सपोसैट सैटेलाइट भी छोड़ा गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। इसके अलावा आदित्य L1 जो सूर्य की रोशनी और उसका विस्तृत अध्ययन के लिए भी आदित्य L1 को छोड़ा गया था। और वो अपनी जहां पे इसको कक्षा में जहां पे इसको स्थापित करना था वहां पे इसरो ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। बात करते हैं कि जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जिनका नाम है फूमियो किशिडो। और बात करते हैं वहां के टोक्यो की हवाई अड्डे की। विश्व का सबसे शीर्ष और उन्नत श्रेणी का एयरपोर्ट
जिसकी विश्व के अंदर उन सिर्फ 3 राष्ट्रों के अंदर रैंकिंग रहती है, जहां पे इनका टोक्यो का जो हवाई अड्डा है वो इसके अंदर हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बॉलकन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? जिस प्रकार बैलेंडी अवार्ड फुटबॉल का लगातार 8 बार जीतने वाले खिलाड़ी नाम कौन है? लियोन मेसी। अर्जेंटीना के सुपरस्टार खिलाड़ी फुटबॉलर लियोन मेसी, उनको 8 बार बैलोंडी अवार्ड से नवाजा गया है। प्रश्न ये नहीं था, लेकिन मैंने बताया इसको अलग से है, क्योंकि बॉलकन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो किसको मिला है? सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जिसने सबसे बार ज्यादा जीता है, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सर्बियन खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। बड़ा अवार्ड है। और 2023 का इनका जो प्रदर्शन देख लेते हैं, उसके बारे में भी कर लेते हैं थोड़ी चर्चा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, साल के 3 ग्रैंड स्लैमों के अंदर इन्होंने विजेता क्या करी है? अपनी ट्रॉफी को अपने नाम किया और विजेता बने। मात्र विंबलडन को छोड़ करके 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से 3 जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? जिनका नाम है कौन सा? नोवाक जोकोविच। कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के। अभी तक ये 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। विश्व के ऐसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि रिकॉर्ड 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? नोवाक जोकोविच को। इसी प्रकार जिस प्रकार बैलन डी एक प्रतिष्ठित अवार्ड जो फुटबॉल के लिए दिया जाता है और लियोन मेसी ने भी इसको 8वीं बार लगातार जीता है, तो दोनों खिलाड़ी समकालीन समय में अपने अपने क्षेत्रों के अंदर महान है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। नोवाक जोकोविच सर्बियन खिलाड़ी, विश्व में प्रथम रैंक वाले खिलाड़ी है। पेरिस मास्टर में रिकॉर्ड 7 ATP मास्टर 1000 खिताब इन्होंने जीता है। पुरुष एकल के अंदर सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक जीते हैं कितने? 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अभी 2024 का जो पहला ग्रैंड स्लैम खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके अंदर भी ये खेल रहे हैं और क्या पता इसको भी अपने नाम कर लें। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2023 के विजेता रहे हैं, फ्रेंच के रहे हैं, इसके अलावा यूएस के रहे हैं। ये बात करते हैं विंबलडन, इसको छोड़ करके साल के जो 4 खिताब हैं उनमें से 3 इन्होंने अपने नाम किए। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विंग्स इंडिया अवार्ड्स जो वर्तमान के अंदर कहां चल रहे थे? हैदराबाद के अंदर चल रहे थे और वहीं पे इस अवार्ड को दिया गया। ऐसे कौन से राज्यों के ये एयरपोर्ट रहे हैं, या केंद्र शासित प्रदेश की, या देश की राजधानी के? आंसर इसका क्या हो जाएगा? केम्पागोड़ा का नंबर 2 टर्मिनल विश्व का सबसे सुंदर शीर्ष जो एयरपोर्ट है उनके अंदर ये शामिल है। और भारत के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 2 टर्मिनल भारत के लिहाज से नंबर 1 टर्मिनल है ये देखा जाए तो, और विश्व में बना हुआ है शीर्ष स्थान पे केम्पागोड़ा। समय प्रबंधन के तौर पे भी विश्व के शीर्ष एयरपोर्ट्स में आता है कौन सा? केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पे है? बेंगलुरु में। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की, उसको भी इस खिताब से नवाजा गया है। तो इस साल 2023 के एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो 2 ऐसे एयरपोर्ट को मिला है, जिसके अंदर केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, जबकि नंबर 2 पे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। तो संयुक्त रूप से इन दोनों को, तो आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा था, जिसके अंदर अब बात करते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट अलग अलग कैटेगरीज में किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन कराया। तो देख लेते हैं। इनोवेशन चैंपियनशिप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस की बात करें तो विस्तारा टाटा एसआईए की एयरलाइंस है लिमिटेड, उसको मिला है। और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी वर्तमान में जिस प्रकार एयर इंडिया को भारत सरकार के स्वामित्व से खरीद करके वो टाटा ने अपने निजी हाथों में इसको ले लिया, उसके बाद में इसकी रैंकिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है।
घरेलू कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को, जबकि सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्टेट चैंपियन का पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। अगर स्टेट चैंपियन की बात करी जाए तो वहां पे उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से अभी नामांकित भी किया गया और उसने इस पुरस्कार को जीता भी है। विमानन में प्रतिष्ठित महिलाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन सा? तुलसी एन मीरचंदारी ब्लू डार्ट की पूर्व एमडी जो थी उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो बहरहाल आप इस प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं कि केम्पागोड़ा एक एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का है, इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल है उसको भी शीर्ष एयरपोर्ट के खिताब से इनको नवाजा गया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में आरंभ होने वाला युद्धाभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ऐसा आयोजन करने वाला जो एक संगठन है और इस संगठन का नाम है कौन सा? नाटो। नॉर्दर्न अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक नाटो, और इसके जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 30+1। यह कह सकते हैं टोटल इसके 31 सदस्य हैं और इसके अंदर लास्ट जो सदस्य बनता है उस देश का नाम है कौन सा? फिनलैंड। वैसे देखा जाए तो यूक्रेन और रसिया के मध्य जो वार चल रहा है उसकी भी मूल जड़ क्या है? मूल जड़ यही है कि यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल होने वाला था, लेकिन रसिया ने इसके लिए क्या कर दिया? इनकार। उसके बाद में 24 फरवरी 2022 से एक अघोषित युद्ध, यह कहें जो 2 साल हो गए और अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध 2 साल होने वाले हैं 2024 में और अभी तक ये युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आप प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा ऐसा एक एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज, जिसके अंदर नाटो के पूरे सदस्य देश इसमें क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं और साथ में ले रहा है कौन सा? अमेरिका ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अगर नाटो पे किसी प्रकार का कोई अटैक हो जाता है तो अमेरिका उन यूरोपीय कंट्रीज की कैसे मदद कर पाएगा, और उसी उद्देश्य से इस प्रकार का अभ्यास किया जा रहा है। यही सुनिश्चित करना है कि रूस के साथ किसी बड़ी युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना किस तरह अपने यूरोपियन सहयोगियों को क्या कर सकती है? मदद कर सकती है। अब मुख्य विशेषताएं क्या है नाटो की? शीत युद्ध के बाद में अपना सबसे बड़ा अभ्यास कर रहा है। जिसमें 90,000 सैनिक, 50 युद्धपोत और 80 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स और 1100 युद्धक वाहन, 133 टैंक और 533 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, जो कौन से होते हैं? टैंक्स होते हैं, उसके अंदर क्या होंगे? शामिल होंगे। नाटो के सभी 31 देशों और स्वीडन के सैनिक भी इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे, क्योंकि स्वीडन ने भी इस नाटो के लिए अप्लाई कर दिया गया है इसका सदस्य बनने के लिए। तो स्वीडन की जो सेनाएं हैं, उनके जो सैनिक है वो भी इसमें क्या होने वाले हैं? शामिल होने वाले हैं। अब देख रहे हैं आपके उत्तर अटलांटिक संधि जो संगठन है उसकी स्थापना होती है अप्रैल 1949 में, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में। मुख्यालय इसका कहां पे? बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान सदस्य देशों की बात कर रहे हैं तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि 31 है, जिसके अंदर लास्ट डे जो शामिल हुआ था वो फिनलैंड था, और अभी जो 32वां जो देश बनता है अगर भविष्य में, उस देश का नाम होगा कौन सा? स्वीडन होगा। अब महासचिव जेंस स्टेलनबर्ग है, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री है, वो इसके किसके? नाटो के सचिव हैं। तो आप देख रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी एक्सरसाइज जिसके अंदर लगभग 32 देश इसके अंदर शामिल होने वाले हैं और इसके अंदर अमेरिका भी बढ़ चढ़ करके ले रहा है भाग। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस शहर के अंदर नए बोइंग कैंपस का उद्घाटन किया गया? आंसर ही जाएगा कौन सा? बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात। और अभी हाल ही के अंदर केम्पागोड़ा जो एयरपोर्ट है उसको भी सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के अंदर शामिल करके और उसको भी पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं कि ये क्या है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BITC परिसर का उद्घाटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश। बोइंग वैसे कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी है, और कहां की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अगर सबसे बड़ा निवेश करने वाला अगर डेस्टिनेशन बनाए तो कौन बनाए? भारत बनाए। उद्देश्य क्या? भारत में स्टार्टअप, निजी और सरकारी परिस्थिति की तंत्र के साथ में साझेदारी के लिए आधारशिला बनाना। अब बात करते हैं बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट क्लिक कर सकते हैं और यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अंदर है भारत भर में युवा लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और
एसटीएम के क्षेत्र में आवश्यक कौशल सीखने और विमान उद्योग में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने का कार्यक्रम कौन सा चलाया जा रहा है? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, जो अमेरिका और भारत के सहयोग से चलाया जा रहा है। अब बोइंग क्या है? बोइंग एक कंपनी है, एक अमेरिकी विमानन कंपनी। स्थापना इसकी 1916 में हो जाती है। टाटा और बोइंग के द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में अपनी उन्नत सुविधाओं से भारतीय सेना के A64 अपाचे को भी क्या किया इन्होंने? विकसित किया है। अपाचे एक हेलीकॉप्टर, युद्धक हेलीकॉप्टर, ये भी दोनों एजेंसीज हैं उनके माध्यम से इसको क्या किया है? इसको विकसित किया गया है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि बेंगलुरु के अंदर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर अभी वहां पे स्थापित किया जाएगा, जिसके अंदर इंपोर्टेंट जो चीज देखी वो देखी बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। हाल ही में कौन सी कंपनी 2010 के बाद में पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बनी है? वैसे देखा जाए तो सारी स्मार्टफोन कंपनी है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा कंपनी मोबाइल यूनिट्स को बेचने वाली कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? एप्पल। एप्पल जो है वो 2023 के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने मोबाइल यूनिट्स को क्या किया? बेचा है। और अब बात करते हैं कि इससे पहले कौन सी हुआ करती थी। तो इससे पहले हुआ करती थी सैमसंग। सैमसंग दक्षिणी कोरिया की कंपनी जिसने 10 साल तक इस बादशाह को बरकरार रखा, और उसके बाद में इस मिथक को तोड़ा किसने? अमेरिकन कंपनी कौन सी? आईफोन कंपनी एप्पल, जिसने 2023 में सबसे ज्यादा मोबाइल यूनिट्स बेच करके इस किताब को अपने नाम किया। तो सिर्फ स्मार्टफोन कंपनी कौन बनी है? ये बनी है एप्पल। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी 13 साल बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़ करके। आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एप्पल द्वारा सबसे ज्यादा ग्लोबल शिपमेंट 236.4 मिलियन मोबाइल यूनिट्स, 236.4 मिलियन मोबाइल यूनिट का इन्होंने क्या किया? प्रोडक्शन किया है और शिपमेंट उसका किया है। अन्य शीर्ष कंपनियों की बात करें तो Xiaomi, ओप्पो और ट्रांजैक्शंस होल्डिंग्स ऐसी कंपनी है, जिसके अंदर चीन की कंपनियां हैं ये दो। तो इनका भी इसके अंदर नाम है। अब बात करते हैं कि 2023 में पहली बार एप्पल द्वारा भारत के अंदर मेड इन इंडिया में आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस का उद्घाटन कह सकते हैं कि उत्पादन कहां किया गया? भारत के अंदर किया गया है। पहली बार एप्पल के द्वारा भारत के अंदर आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस का उत्पादन कहां पे किया गया? भारत में किया गया। एप्पल के द्वारा तमिलनाडु में भी अभी प्लांट स्थापित किया गया, और टाटा के सहयोग से तमिलनाडु में 20 लाइनें अभी क्या करी जा रही है? असेंबल करी जा रही है। किसके माध्यम से? टाटा के साथ में करी जा रही है। प्रश्न संख्या 9। हाल ही में पेप्सी को इंडिया द्वारा किसी अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जागृत कोटेचा। ये एक अंतरराष्ट्रीय एक कंपनी, एमएनसी कंपनी, कौन सी? पेप्सी को। और इंदिरा नूई जो पेप्सी को कंपनी की सीईओ भी रही, और ये भारतीय मूल की महिला। तो ये प्रश्न भी आपसे कभी कभी पहले पूछा जाता है और काफी एग्जाम से पूछा गया, इंदिरा नूई का संबंध किस कंपनी से? आंसर होता था कौन सा? पेप्सी को इंडिया कंपनी। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं कि नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जागृत कोटेचा है, इनको नए सीईओ के रूप में किया गया है नियुक्त। पेप्सी को इंडिया के नए क्या है? सीए। वर्तमान में अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया के क्या थे? पेप्सी के मुख्य ये वाणिज्यिक अधिकारी थे। इनसे पहले सीईओ थे अहमद अल शेख। अब बात करते हैं कि पेप्सिको कंपनी है क्या? एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। स्थापना इसकी अगस्त 1898 के अंदर हो जाती है, 1898 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है इसका? ये है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में कितने बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित करने की घोषणा हुई है? ऐसे जिन्होंने अभूतपूर्व उपलब्धि, वीरता, शोध, साहित्य, कला तथा पर्यावरण, इन कैटेगरीज के अंदर इस पुरस्कार से इन बच्चों को नवाजा जाता है। इस साल के जो बच्चे हैं जिनकी संख्या कितनी है? 19, जिसके अंदर एक वीरता पुरस्कार दिया गया, वो है मरणोपरांत। महाराष्ट्र के एक लड़के हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और ये 22 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। महाराष्ट्र के आदित्य विजय ब्राह्मणे को वीरता के लिए मरणोपरांत पुरस्कार से किया जाएगा उनको सम्मानित। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कैटेगरीज के अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। अब 22 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति महोदया द्वारा इन बच्चों को दिया जाएगा पुरस्कार, और 26 जनवरी की जो परेड होगी जिसके अंदर फ्रांस के जो राष्ट्रपति होंगे वो इस बार मुख्य अतिथि हैं हमारी गणतंत्र दिवस की परेड का निरीक्षण करने के लिए। तो वहां पे भी एक बच्चे होंगे इसके अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर होंगे ये शामिल, जिसके अंदर होंगे 9 लड़के और 10 लड़कियां। तो टोटल जो ग्रुप है, जो इनका जो ट्रुप्स है
इसके अंदर कितने हैं, जो दल है उसके अंदर कितने बच्चे हैं, इसके अंदर 19 लड़के लड़कियां हैं। अब बात करते हैं कि 7 श्रेणी है जिसके अंदर वीरता है, कला है, संस्कृति है, पर्यावरण है, नवाचार है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है और सामाजिक सेवा और खेल। इस प्रकार के 7 ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर इन बच्चों को क्या शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, उसके बाद में इन पुरस्कारों से उनको पुरस्कृत किया जाता है हर साल। चलिए जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न आप देख रहे हैं, हाल ही में किस बैंक द्वारा कनाडा में अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, आईसीआईसीआई बैंक। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक, स्थापना इसकी होती है वडोदरा गुजरात में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे वर्तमान में, ये है देश की राजधानी मुंबई में। और उन्होंने अभी कनाडा के साथ में इस प्रकार का किया है समझौता जिसके अंदर 30,000 जो कनेडियन डॉलर है उनको हमारे जो सबसे ज्यादा विद्यार्थी कनाडा के अंदर उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए जाते हैं उसी के संदर्भ के लिए इस प्रकार का मोबाइल बैंकिंग ऐप वहां पे लॉन्च किया गया, जिस मोबाइल बैंक का नाम, बैंकिंग का जो ऐप है उसका नाम है मनी टू इंडिया। आप देख रहे हैं आप इसके माध्यम से मनी टू इंडिया आईसीसी के द्वारा प्रदत्त एक एमओयू या कह सकते हैं एक मोबाइल ऐप। उद्देश्य कनाडा के ग्राहकों को आईसीसी बैंक कनाडा में खाता खोलने की आवश्यकता के बिना किसी भी भारतीय बैंक में 24/7 फंड ट्रांसफर के लिए एक निर्बाध मंच प्रदान करने का जो दे रहे प्लेटफॉर्म दे रहा है वो कौन दे रहा है, आईसीसी बैंक ये दे रहा है। एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया था 30,000 कनेडियन डॉलर तक की राशि भेजने की सुविधा आपको ये अभी दे रहा है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। स्थापना इसकी जून 1994 में वडोदरा गुजरात में हो जाती है और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ये है आपका मुंबई के अंदर। एचडीएफसी के बाद में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एचडीएफसी जो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा है, आईसीआई बैंक। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है, ये कौन सा है, ये है आईसीआई बैंक। जिसके साथ में अभी आईसीआई ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन कैनेडियन विद्यार्थियों को दिया है जो भारत से शिक्षा लेने के लिए कहां जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, और वहां पे 30,000 जो है वो कैनेडियन डॉलर है उनको वहां से प्रेषित, यहां से धन संप्रेषण के माध्यम से इंडिया भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।